बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 16 का आगाज़ कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट एक फ़ेमस मतलब डेफिनेशन है, आप बचपन से जानते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। और अभी हम ये जो लेक्चर है ये एक बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में होगा। ये बेसिक्स अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो अगले नेक्स्ट आने वाले आर्टिकल जो है वो आसानी से आपको समझ आ सकते हैं। तो इसलिए आप इन डेफिनेशंस को और बेसिक्स को ध्यान से सीखें ताकि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप आसानी से सीख सकें। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, लिखा हुआ है कि द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें बड़ा टिपिकल वर्ड यूज़ किए गए हैं कि ये एक ऐसा करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड तो मुसलसल बदलती रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली बदलती है। यानी एक टाइम लैप्स आता है, उस टाइम लैप्स के बाद जो है वो फिर दोबारा डायरेक्शन जो है वो बदलती है। तो बहरहाल आप ऐसा कह सकते हैं कि सिंपली आप यूँ भी बोल सकते हैं कि ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलती रहे, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। यानी अल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब अक्सर बच्चों के जहन में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट जो है इसका डायरेक्ट करंट के साथ क्या लेना देना है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं इनके डिफरेंस को सीखने की कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट जो है ये किस तरह से सिमिलर हैं या किस तरह से इनके अंदर दरमियान में डिफरेंस मौजूद है। तो ज़रा देखिएगा कि हम आगाज़ करते हैं, इसकी फ़िज़िकल पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। देखें, अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो सोर्स का सिंबल होगा वो हमेशा इस फॉर्म में शो किया जाएगा। इसकी क्या रीज़न है वो बाद में देखते हैं। तो ये एक फ़र्ज़ किया एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। इसको आपने एक रजिस्टर के साथ लगा दिया है, तो ये रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो गया ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और इसके बरक्स चलें, आप कहते हैं कि आपको एसी और डीसी के दरमियान में डिफरेंस बताया जाए। तो ये देखें, इसके बरक्स ये है एक डायरेक्ट करंट और उसको हम सिंबॉलिकली हमेशा इस तरह से शो करेंगे। ये पीछे इसको शो करते आ रहे हैं, ये बैटरी का सिंबल है, यही डीसी कहलाता है। ये डायरेक्ट करंट को भी हमने रजिस्टर के साथ लगा दिया और हमने अल्टरनेटिंग करंट को भी एक इसके सोर्स को भी किसके साथ लगा दिया, रजिस्टर के साथ लगा दिया। इसके साथ मैं पोलैरिटी नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा अभी आपको बताता हूँ। डायरेक्ट करंट के साथ मैंने फ़ौरन पोलैरिटी शो कर दी है कि ये इसकी जो साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल की है और ये वाली साइड नेगेटिव टर्मिनल की है। रूल है कि हमेशा आपने जो लॉन्ग जो बार ड्रॉ करते हैं उसके साथ पॉजिटिव का साइन शो करते हैं, जो शॉर्ट करते हैं उसके साथ नेगेटिव का। अगर आप डायरेक्शनल करंट की कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को फॉलो करना चाहते हैं तो हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर रेजिस्टेंस में से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा। तो ये करंट का एक लूप या एक पाथ पूरा होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को देखें तो पोलैरिटी शो ही नहीं की जाती। किसी भी जगह पे किसी भी बुक में आपको पोलैरिटी नहीं मिलेगी। वजह क्योंकि पोलैरिटी बदलती रहती है। अल्टरनेटिंग करंट बोलते ही उसे हैं जिसकी पोलैरिटी मुसलसल बदलती रहती है। यानी चंद लम्हों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिली सेकंड्स के लिए पोलैरिटी जो है ये इस तरह से होगी कि ये वाली साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली नेगेटिव होगी और अगले ही लम्हे में ये बदल जाएगी। कैसे आएगी ये पोलैरिटी ये पॉजिटिव हो जाएगी साइड और ये नेगेटिव, और ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा, यानी रुकना तो है नहीं। तो इसलिए हम इसकी पोलैरिटी फिर शो ही नहीं करते कि कौन सी जो साइड है वो पॉजिटिव है और कौन सी जो है वो नेगेटिव है। तो बहरहाल अगर आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो इसकी जो पीरियोडिसिटी है उसको समझा जा सकता है कि कब करंट जो है वो फ़्लो करेगा इस डायरेक्शन में और कब फ़्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो फ़िलहाल मैंने जो इसका सिंबॉलिक डिफरेंस था वो शो किया है कि डायरेक्ट करंट का जो सिंबल है उसका जो सोर्स है वो आप इस फॉर्म में शो करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका सिंबल जो है वो आप इस फॉर्म में शो करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसका फ़्लो जो है उसका डिफरेंस कैसा है। तो पोलैरिटी तो मैंने बोला बदलती रहती है। तो अब आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यानी अगर आप देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस में एक बार डाउनवर्ड है और नेक्स्ट इंस्टेंट पे जब पोलैरिटी ने रिवर्स होना है
तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है डायरेक्शन ऑफ करंट ने, तो नेक्स्ट टाइम ये जो पोलैरिटी के रिवर्स होने की वजह से रेजिस्टेंस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपवर्ड है। अब ये वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट पड़ा है, कि इसकी जो डायरेक्शन है रेजिस्टेंस में या किसी भी कंपोनेंट के अंदर जब इसने फ़्लो करना है, वो रजिस्टर है, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, तो उसमें इसकी डायरेक्शन ऐसे ही फ़्लो करनी है। कैसे कि एक बार ये अप गया है, एक बार डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और ये सीक्वेंस के साथ इसने इसको अपने आप को रिपीट करना है। तो इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं। इसकी डायरेक्शन मुसलसल बदलती रहती है, जबकि डायरेक्ट करंट हमेशा हमेशा के लिए डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही। तो मेन डिफरेंस जो डायरेक्ट करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में है वो ये है कि डायरेक्ट करंट है उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, सिंगल डायरेक्शन होगी, वो यूनि डायरेक्शनल होगा। रेजिस्टेंस में वो हमेशा ऑल द टाइम इसी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रेजिस्टेंस में बार बार बदलेगा, अप गया फिर डाउन गया, और रिपीटेडली सीक्वेंस के साथ इसने ऐसे करते रहना है। ये नहीं कि किस लम्हे के लिए कि अपवर्ड ज़्यादा हो जाएगा या डाउनवर्ड ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, जितनी देर के लिए उसने अपवर्ड रहना है उतनी देर के लिए उसने डाउनवर्ड रहना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो बार बार चेंज हो रही। तो ये सेकंड डिफरेंस आया हमारे पास डायरेक्ट करंट का और अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट के रिस्पेक्ट से। अब जो तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो ग्राफिकल डिफरेंस है। ग्राफ जो किसी चीज़ का होता है वो उसकी फिजिकल पिक्चर नहीं बताता। ये ज़हन में रखना चाहिए कि ग्राफ जो है वो फिज़िकली उस चीज़ का, मतलब हम मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज़ का ग्राफ ऐसे शो करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिज़िकली जो है वो वेव बन रही है। जिस तरह से हमें वाटर वेव नज़र आती है तो हम ये कहते हैं शायद ये वाटर वेव्स की तरह की शेप है। तो ये ज़हन में ज़रा निकालना चाहिए हमें इस चीज़ को कि ग्राफ का मतलब कुछ और होता है, उसको एनालाइज, उसको समझना डिफरेंट चीज़ है। फिज़िकली उसकी पिक्चर ऐसी नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन फिज़िकली वो ये नहीं है कि वो ऐसे ऐसे करंट जाता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें जो है ये जहन में रखनी है। तो अब मैं ग्राफिकल जो डिफरेंस है वो बताता हूँ आपको। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट करंट, उसका ग्राफ ये होगा। ये देखें, ये लेट्स से कि टाइम है, इस साइड पे हमने वोल्टेज या करंट लिया हुआ है, तो उसका ग्राफ वोल्टेज का या करंट का वो एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहना है। ये ग्राफ रहना है। क्या मतलब है? फ़र्ज़ किया 5 वोल्ट है, +5 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट ही आते रहने हैं, ना उसमें मैग्नीट्यूड में कमी बेशी होनी है, ना उसकी डायरेक्शन में बदलाव आना है। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली 5 वोल्ट आते जा रहे हैं टाइम के साथ। आपने फर्स्ट मिनट में ऑब्जर्व किया, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो कंसेक्टिवली टाइम तो बदल रहा है लेकिन वोल्टेज में बदलाव नहीं आ रहा, करंट में बदलाव नहीं आ रहा। ये टाइम के साथ वोल्टेज का ग्राफ है, डीसी करंट का या फिर डीसी वोल्टेज का ग्राफ है। दोनों का एक ही ग्राफ है, दोनों का एक ही जैसा बिहेवियर है टाइम के साथ। अल्टरनेटिंग करंट को देखें ज़रा। अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है वो टाइम के साथ कैसा है। मैं पहले आपको उसका फिजिकल मतलब समझाता हूँ, बाद में ग्राफ प्लॉट करते हैं। भाई फिजिकली इसका मतलब ये है कि इस करंट की जो मैग्नीट्यूड है ना जी, या जो वोल्टेज हैं वो इस अंदाज से बढ़ने हैं। कैसे कि शुरू के अंदर यहाँ पे +1 वोल्ट आएंगे, ये वाली साइड चले हम मान रहे हैं पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसकी वजह से वो डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या है, अब डाउनवर्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है कि शुरू के अंदर इसके अंदर +1 वोल्ट आए, फिर +2 हो गए, फिर +3 हो गए, फिर +4 हो गए और फिर +5 हो गए, और फिर दोबारा से +4 हो गए, और फिर दोबारा से +3, +2 और +1 हो गए। ये वाली जो साइड है इसके ऊपर ये वैल्यूज़ जो है वोल्टेज की आती जा रही है, जबकि ये वाली जो साइड है फर्ज किया इसके ऊपर 0 वोल्ट है। फिजिकली इसका ये मतलब है कि ये हाई टर्मिनल है और ये लो टर्मिनल है, और हाई टर्मिनल के ऊपर सीक्वेंस के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज बढ़ती जा रही है। +1 वोल्ट आएंगे इस पर, फिर +2 आएंगे, फिर +3 आएंगे, फिर +4 आएंगे, फिर +5, और इसी सीक्वेंस के साथ वोल्टेज ने फिर कम होते जाना है, यानी +4, फिर +3, फिर +2, फिर +1 और फिर दोबारा ये 0। अब इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? 0, यानी कुछ देर के लिए ऐसा रहेगा, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये साइड 0 वोल्ट पे चली जाएगी और ये प्लस पे चली जाएगी।
अब इस साइड पे ये सीक्वेंस के साथ इस तरह से तरतीब के साथ वोल्टेज आएंगे। ये जो पहले यहाँ पे आ रहे थे अपर टर्मिनल पे, अब वो टर्मिनल चूंकि पोलैरिटी चेंज हो गई, अब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव, या फिर ये पॉजिटिव बन गया और ये जीरो। तो इस साइड पे जो है +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर सीक्वेंस के साथ ये +4, 3, 2, 1 और फिर ये 0। ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं वोल्टेज और ग्रेजुअली ही डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब इसको जब मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँगा ना, देखें ये मेरे पास टाइम है इस साइड पे, लेट्स से कि ये मेरे पास मिली सेकेंड की बात करते हैं, ये 1 मिली सेकेंड, ये 2 मिली सेकेंड, ये 3 मिली सेकेंड और ये 4 मिली सेकेंड्स। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ फर्दर, ये 1 मिली सेकेंड, ये 2, 3 और ये 4। तो देखें फर्स्ट 1 मिली सेकेंड के लिए ये जो टाइम है, वोल्टेज जो है ये +1 से बढ़ के +5 तक गए हैं। इस साइड पे +1, +2, +3, +4 और +5 वोल्ट दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो नहीं भी अगर आपको विजिबल हो रहा तो आप समझ लें कि पहला निशान जो है +1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे और ये 5 पे। तो इस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा है। तो जब टाइम गुजर जाएगा, जब टाइम 0 था तो उस वक्त 0 वोल्टेज थे और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये +5 तक गए, ये +5। जब टाइम 1 मिली सेकेंड गुजर गया है तो इन वैल्यू की जो वोल्टेज है, इन वोल्टेज की जो वैल्यू है वो +5 वोल्ट आ गई। तो ये टाइम के सामने और ये +5 के सामने ये निशान लगाएं। बाकी आप ग्रेजुअली इसको इस तरह से शो करेंगे। आपने सिर्फ इसकी जो फाइनल पिक्चर है उसको याद रखना है। ये देखें, सो फर्स्ट 1 मिली सेकेंड तक ये वोल्टेज ग्रेजुअली बढ़ता गया, +1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 के बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ और 5 के बाद ये दोबारा फिर क्या आ गया है, 0 पे वापस आ गया। अब चूंकि देखें डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी, ऊपर वाली साइड पहले पॉजिटिव थी, नीचे वाली नेगेटिव थी, अब निचली साइड पॉजिटिव है और ऊपर वाली नेगेटिव है। अब डायरेक्शन का जो रिवर्स होना है इसको आप ग्राफिकली हमेशा किसी दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में कंपैरिजन के तौर पे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ का रूल है कि अब अगर तो ग्राफ मतलब पोलैरिटी ना बदलती, ख़ास मिसाल के तौर पे यहीं पे प्लस आता और ये 0 हमेशा यहीं पे ही रहता, पोलैरिटी ना बदलती, तो अगला जो ग्राफ आना था वो भी ऐसे ही आना था, क्योंकि पोलैरिटी नहीं बदली, डायरेक्शन नहीं बदली। तो जो डायरेक्शन बदली है इस वजह से हमें इसको नेगेटिव साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। वोल्टेज की जो पोलैरिटी रिवर्स हुई है उसको ग्राफ के अंदर नेगेटिव पार्ट में शो किया जाएगा कि अब डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हुई है, पोलैरिटी बदली है। तो पोलैरिटी के बदलाव को ग्राफ के अंदर यहाँ पे शो किया गया है कि अब दूसरी साइड पे, सेकंड साइड पे, यानी पहले ऊपर से नीचे आ रहा था करंट, अब नीचे से ऊपर जा रहा है करंट और ये पोलैरिटी जो है ये प्लस से ये 0 हो गई और ये देखें ये पोलैरिटी प्लस से 0 वोल्ट हो गई ना। तो अब ये जो पोलैरिटी रिवर्स हुई है, मैंने पहले बोला कि पोलैरिटी रिवर्स ना होती तो ग्राफ ऐसा ही बनता दोबारा से, लेकिन चूंकि पोलैरिटी रिवर्स हुई है तो डायरेक्शन का जो बदलना है ग्राफ के अंदर उसको हम जो पहले कोऑर्डिनेट आपने लिया हुआ था उसके अपोजिट कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। ग्राफ का रूल है ना, तो ग्राफ की वजह से हम इधर जा रहे हैं। डायरेक्शन के रिवर्स होने को तो फिजिकली हम समझ ही रहे हैं। तो अब देखिएगा ज़रा, ये यहाँ पे उसी तरतीब से एक 1 मिली सेकेंड, ये 2 मिली सेकेंड के अंदर दोबारा ये ग्राफ ये ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट मिली सेकेंड जो आएगा 1 मिली सेकेंड, उसके अंदर दोबारा से जो वोल्टेज की वैल्यू है ये इसकी बात कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड दूसरी साइड पे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और ये यहाँ तक 5 वोल्ट तक पहुँच गए और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज आया, 5 से वापस दोबारा से ये कम होते गए कम होते गए कम होते गए और ये 0 पे चले गए। मतलब इसका ये है, जब ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम गुजरे जो भी हो, वोल्टेज पक्के पक्के हमेशा 5 वोल्ट पे सेट हैं, टाइम के साथ कोई बदलाव नहीं आ रहा। इसमें मैग्नीट्यूड भी बदल रही है कि 1 मिली सेकेंड तक मैग्नीट्यूड बढ़ती है अल्टरनेटिंग करंट की, फिर अगले 1 मिली सेकेंड तक मैग्नीट्यूड कम होती है, फिर नेक्स्ट जो मिली सेकेंड आ रहा है, नेक्स्ट जो सेकेंड टाइम आ रहा है उसके अंदर डायरेक्शन भी बदली है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इस वजह से हम इसको दूसरे साइड पे शो कर रहे हैं। तो ये ग्राफिकल डिफरेंस था।
दोनों के दरमियान में। ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, ये उसका ग्राफ है डायरेक्ट करंट का। तो दोनों का देखा कि मैग्नीट्यूड भी बदली है, मैग्नीट्यूड का बदलाव जो है, ये कर्व जो बन रहा है ये मैग्नीट्यूड के बदलाव को शो कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ना बदलती, खाली डायरेक्शन बदलती, तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होती और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होती। लेकिन आपने देखा कि मैग्नीट्यूड भी बदली है और डायरेक्शन भी बदली है, तो मैग्नीट्यूड का बदलाव जो है वो ये कर्व की फॉर्म में आ रहा है, और डायरेक्शन का जो बदलाव है, जो चेंज आ रही है, वो हम जो नीचे लेके गए हैं ग्राफ को, ये डायरेक्शन की वजह से लेके गए हैं, अपोजिट साइड पे शो कर रहे हैं, अपोजिट कोऑर्डिनेट में शो कर रहे हैं उसको। तो ये था डिफरेंस जो है डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से था। अभी हम इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन को इस ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं और बढ़ते हैं फेज डायग्राम की तरफ, जो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट बना कौन रहा है, वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की आउटपुट जो है वो इस फार्मूले को फॉलो करती है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 14 में। इसको E=E0 sin थीटा बोल दें, या फिर सॉरी चैप्टर नंबर 15 में E=E0 sin थीटा बोल दें, या फिर V=V0 sin थीटा बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज को बात एक ही है, EMF और वोल्टेज में फ़र्क नहीं है, यहाँ पे रखेंगे हम। तो V=V0 sin थीटा, और इसके कोरिस्पोंड हमने जो करंट का जो इक्वेशन लिखी थी I=I0 sin थीटा। तो यानी मैथमेटिकली जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इन फार्मूलों को फॉलो कर रहा है। अब ज़रा देखें, हम थोड़ा सा भी मैथ को जानते हैं ना, तो हमें पता है कि जो वोल्टेज हैं ये चेंज होंगे, V0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो नहीं बदल रही ना, तो बदल कौन रहा है, साइन थीटा बदलेगा। तो जिस अंदाज से, जिस पैटर्न के साथ, जिस तरतीब के साथ साइन थीटा ने बदलना है, वोल्टेज ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरतीब को फॉलो करना है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो करंट है इसने बदलना है, लेकिन कैसे बदलना है, जैसे साइन थीटा ने बदलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी वजह है कि अगर आप मैथमेटिकली समझना चाहते थे ना इसको, तो मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि जो ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आता है वो ऐसा क्यों आता है। मैंने वैसे आपको शो करके दिखा दी थी उसकी फिजिकल पिक्चर क्या है, लेकिन अगर आप देखें तो थीटा यहाँ पे किसके बराबर होता है जी, थीटा बराबर होता है जनाब ओमेगा टी के। तो टाइम के साथ चेंज होगा साइन की वैल्यू, टाइम के साथ साइन की वैल्यू चेंज होगी। जिस तरह से बदलाव साइन में आना है उसी तरह का बदलाव फिर वोल्टेज में आना है। तो इसलिए अगर टाइम के साथ साइन थीटा का ग्राफ बनाए, क्योंकि टाइम बदलेगा तो थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो साइन बदलेगा। तो जिस तरह से साइन का ग्राफ आएगा यहाँ पे हमने थीटा ले लिया और इस साइड पे हमने साइन थीटा ले लिया, तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। थीटा के साथ साइन थीटा इस तरह से बदलता है। मैथ के स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं साइन कर्व कैसा होता है, कॉस कर्व कैसा होता है। तो इस तरह अलोंग एक्स एक्सिस आप एंगल चेंज करेंगे या फिर टाइम चेंज ऑटोमेटिकली होगा। टाइम चेंज करेंगे तो एंगल चेंज होगा, एंगल के चेंज होने की वजह से फिर साइन थीटा की जो वैल्यूज आएगी वो इस तरह से बदलेगी। तो अगर साइन, तो ग्राफ हमें क्या, इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जिस तरह से साइन थीटा में बदलाव हुआ है वोल्टेज में भी ऐसे ही बदलाव आएगा। लिहाजा अगर वोल्टेज का ग्राफ आएगा तो वो एग्जैक्ट यही ग्राफ आएगा। ये टाइम के साथ ले लें इसको या फिर एंगल के साथ ले लें, थीटा के साथ ले लें, वजह उसकी इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ कांस्टेंट है। तो जैसे जिस अंदाज से, जिस तरतीब के साथ, जिस पैटर्न के साथ साइन थीटा ने बदलना है, वोल्टेज ने भी उसी अंदाज से बदलना है। तो साइन थीटा चूंकि इस अंदाज से बदलता है तो वोल्टेज भी उसी अंदाज से बदलेंगे, और अल्टरनेटिंग करंट फिर किस अंदाज से बदलेगा, एग्जैक्टली वो भी इसी अंदाज से बदलेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो बदलाव आएगा वो भी इस अंदाज से आएगा, टाइम के साथ या फिर एंगल के साथ। तो अगर कोई और क्वांटिटी है, लेट्स से कि मैं एक फर्जी क्वांटिटी ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक इक्वेशन है Q=CV0 sin थीटा, फर्जी। अब इसमें ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब Q ने कैसे बदलना है, जैसे साइन थीटा ने बदलना है। तो साइन थीटा जैसे बदलेगा Q भी वैसे बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो Q ने बदलना है थीटा के साथ या टाइम के साथ, वो भी ऐसे ही बदलेगा। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया होगा कि जो भी साइन डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसकी ग्राफिकल पिक्चर साइन जैसी ही आएगी, जो भी कॉस्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसकी ग्राफिकल पिक्चर कॉस्ट जैसी आएगी, जो भी टेन डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसकी ग्राफिकल पिक्चर टेन जैसी ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो हमें नोट करनी चाहिए थी।
इसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो आमतौर पर पूछी तो नहीं जाती लेकिन हमें पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें पूछा जाता है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हाफ साइकिल होता है एसी का, और जो सेकंड है ये सेकंड हाफ साइकिल हो गया। या वोल्टेज की बात करें सॉरी, तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू आएगी, फिर ये नेक्स्ट हाफ साइकिल कहलाएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों को पूरा करेंगे तो अगला ग्राफ अगर कंटिन्यूसली बनाएंगे तो फिर दोबारा यही ग्राफ कर्व आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर दोबारा नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। तो इसके बाद ये देखें ये एक साइकिल पूरा हो गया, यहाँ तक एक साइकिल पूरा, यहाँ तक एक साइकिल पूरा, बाकी फिर इसी चीज़ की रेपिटेशन आती जाएगी आगे। तो इसी चीज़ को असल में हम साइकिल का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर एक और साइकिल पूरा हो गया। तो नंबर ऑफ़ साइकिल जो एक सेकंड में गुजरेंगे वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल को पूरा करने में जो वक्त लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। और किसी भी इंस्टेंट पे लेट्स से कि हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 4 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 0.3 मिली सेकेंड में वोल्टेज की कितनी वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली 1 मिली सेकेंड यहाँ पे है तो 0.3 जो है वो यहाँ पे होगा। तो 0.3 मिली सेकेंड के ऊपर ये जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की, ये वैल्यू जो 0.3 मिली सेकेंड के ऊपर आएगी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कहलाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज से क्या मुराद है ये आप सुनते जाएं। आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देख लें, तो डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि हमारा काम बहुत है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज से क्या मुराद है, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। या फिर इंस्टेंटेनियस करंट से क्या मुराद है, द वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू of the voltage or the current, that is called peak, its peak value, maximum value of the voltage or the current during a cycle, that is called its peak value। तो maximum value of the voltage दो है, ये देखें ये भी maximum value है और ये भी maximum value है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क था ना, तो इसलिए ये दो वैल्यूज जो हैं, तो ये दो वैल्यूज़ की मैक्सिमम है, इसलिए हमेशा 2 पीक्स होंगी। सो पीक वैल्यू विल बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आर द करंट ड्यूरिंग ए साइकिल, दैट इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। और पीक टू पीक वैल्यू से तो इसकी 2 पीक बनेगी फिर हर साइकिल में, एक पॉजिटिव पीक कहलाएगी और दूसरी नेगेटिव पीक कहलाएगी। तो एक टर्म डिफाइन की जाती है पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, एक पीक से दूसरी पीक तक जो मैग्नीट्यूड बनती है उसको हम पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे। लेट्स से कि ये +5 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है, तो +5 और -5 के दरमियान में जो मैग्नीट्यूड बनती है वोल्टेज की वो 10 वोल्ट बनती है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए साइन को मैं निगलेक्ट करूँगा। तो ये पीक टू पीक वैल्यू कहलाएगी, यानी द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फ्रॉम पॉजिटिव पीक टू इट्स नेगेटिव पीक, the value of the alternating quantity from its positive peak to the negative peak, that is called its peak to peak value। इसको peak to peak value का नाम देंगे। अब हम जो सबसे अहम डेफिनेशन है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, उसके ऊपर बात करने लगे हैं। अब ज़रा देखें एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में हम जब उसकी एवरेज लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, वजह क्योंकि हमेशा एवरेज पूरे साइकिल की ली जाती है ना। तो इसका पूरा साइकिल ग्राफिकली इसका पूरा साइकिल आपने देखा था कि इस अंदाज से था, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था और ये नेगेटिव हाफ साइकिल था। वैल्यूज जो हैं 0 से बढ़कर 5 वोल्ट तक जा रही थी, +5 वोल्ट तक, और फिर 5 से वापस 0 पे आ रही थी, फिर 0 से -5 वोल्ट तक, और -5 से वापस ये 0 तक जा रही थी। तो वोल्टेज की वैल्यू अगर आप टोटल पूरे साइकिल में देखेंगे तो 0 +5 -5 0, तो देखेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या टोटल देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज जितनी भी यहाँ पे हैं उतनी ही एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो दोनों को सम करके, क्योंकि मैथ के अंदर जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो पोलैरिटी जब रिवर्स होती है तो उसके अंदर नंबर जो होते हैं उसको नेगेटिव नंबर से लिखा जाता है। जैसे या इसको मैंने +5 लिखा हुआ था तो मैथ में डायरेक्शन के रिवर्स होने को हमेशा आप नेगेटिव नंबर से शो करते हैं। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो मैथमेटिकली फिर रूल है कि हम उस रूल को चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा हम जब उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो 0 आएगी। अब देखें ज़रा
हमने फिर इसका हल क्या ढूंढना है, ये तो नहीं कि बल्ब तो रोशन हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, पंखा चल रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज़ नॉट जीरो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी से यहाँ से क्या मुराद है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, कि जो हमें मतलब रिजल्ट दे रही है वो अगर ज़ीरो ले ले तो उसका मतलब तो करंट तो आ ही नहीं रहा, तो करंट तो आ रहा होता है ना। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करना है। हम इस झंझट से ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनसे छुटकारा चाहते हैं, और कैसे चाहते हैं, हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैथ के अंदर जो नेगेटिव नंबर जब प्रॉब्लम करते हैं तो हम उनका स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। लिहाजा लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली, अब 5 जो है वो फिर रियल में तो वोल्टेज +5 आ रहे हैं, लेकिन जब आपने स्क्वायर करना है तो वो 25 पे चले जाने हैं, तो वो 25 वोल्टेज तो नहीं आ रहे होंगे पीछे से, लिहाजा वो भी वैल्यू गलत होगी। लिहाजा उस स्क्वायर को फिर हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो ये हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है। देखें हमने क्या किया कि इसका +5 वैल्यू थी, इसका ये ग्राफ बन रहा था ना, तो हमने जब इसका ये नेचुरल ग्राफ था, इसका ये मैं पहले नेचुरल शो कर देता हूँ, जब स्क्वायर किया तो ये ग्राफ यहाँ तक चला गया, ये 25 तक चला गया ऊपर, तो ये लेकिन नीचे नहीं आएगा। वजह क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ थी, नेगेटिव वैल्यूज़ को जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव में बदल जाएंगे। ये तो स्क्वायर करने के बाद इस तरह की पिक्चर बन गई है। मैं ऊपर वाले को ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें वोल्टेज के साथ टाइम की वेरिएशन, टाइम के साथ वोल्टेज की वेरिएशन जो है वो इस अंदाज से हो रही है। स्क्वायर करने से ये फ़ायदा तो हुआ कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव में बदल दी, ये यानी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया ग्राफ। लेकिन इसका देखें हमें नुकसान क्या हुआ है कि नेचुरल वैल्यूज़ नहीं रही, +5 की बजाय वो 25 में कन्वर्ट हो गया। लिहाजा हम अगर अब इसकी एवरेज लेते हैं तो वो ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ़ साइकिल, ये देखें ये साइकिल काउंट होगा, ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, यानी साइकिल अब ये 1 साइकिल पूरा कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उसी तरह की रिपीटेशन ये है। लिहाजा इसकी एक वैल्यू जो है वो 0 है और दूसरी वैल्यू जो है वो +V0 स्क्वायर है, ये भी 0 है और ये भी +V0 स्क्वायर है, क्योंकि हमने जब इसका स्क्वायर किया था तो वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में बदल दी। अब इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो एवरेज अगर इसकी कैलकुलेट करते हैं आई एवरेज, तो वो आएगी इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू, वो आएगी सॉरी वोल्टेज की कर रहे हैं तो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालें तो 0 + V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप करंट की भी अगर निकालते तो वो भी ऐसे ही निकलनी थी, एवरेज वैल्यू 0 + I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और जबकि आम एवरेज अगर हम इस साइकिल की निकालते जो पहले ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा था तो उसमें हमारे पास एवरेज वैल्यू निकल रही थी, वो बराबर आ रही थी 0 के। वजह क्या था कि +5 या +V0 - V0 डिवाइडेड आ रहा था, सॉरी +I0 और -I0 डिवाइड कर रहे थे 2 पे, तो वो 0 आंसर आ रहा था। यानी पीक टू पीक वैल्यू ले रहे के उनको ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं आ रहा। तो अब हम ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वैल्यूज़ वापस नेचुरल फॉर्म में आएँ, क्योंकि स्क्वायर की वजह से वैल्यूज़ बहुत बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप अंडर रूट लेते हैं दोनों साइडों पे तो फिर वो अंडर रूट ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू इसका अंडर रूट लिया तो इसका अंडर रूट लिया, ये आ जाएगी I0 स्क्वायर ओवर √2, 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 + I0 = I0 स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास, इसको आप रूट, ये जो हमने वैल्यू ली थी दोनों साइडों पे, इस पूरी वैल्यू को, ये पहले ये है एवरेज, किस चीज़ की एवरेज है, ये है स्क्वायर वैल्यूज़ की एवरेज, ऊपर अंडर रूट ले लिया तो ये आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगी, कि एवरेज का मतलब है मीन। आप एवरेज की बजाय मीन भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू थी मीन। मीन किसका मीन था, ये स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ जो थी उनका मीन था। तो स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ का आपने जब ऊपर अंडर रूट लिया तो ये वैल्यू RMS कहलाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी जो भी वैल्यू ली जाती है वो RMS की फॉर्म में ली जाती है। ये आ जाएगा I0 स्क्वायर, ये इसे कैंसिल कर दें, ये बराबर आ जाएगा I0 ओवर √2। तो इसको डिफरेंट ऑथर्स जो है वो डिफरेंट वे से डिफाइन करते हैं। RMS वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट भी बोला जाता है, या फिर इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू
बोला जाता है कि इट इज़ दी अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यूज़। जिस तरह से, मतलब इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ दी अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यूज़, या फिर इट इज़ दी अंडर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज, सॉरी, इट इज़ दी अंडर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज में लिख। सो इट इज़ दी अंडर रूट, किसका अंडर रूट? ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज। हमने मीन निकाला था पहले किसका? स्क्वायर वैल्यूज़ का, और फिर इसका अंडर रूट लिया था, तो उसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। या फिर हम बोल रहे हैं कि और इट इज़ दी इफेक्टिव एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो ये एक इफेक्टिव एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, ये नॉन इफेक्टिव थी। अगर आप नेचुरल वे से कैलकुलेट करते थे तो इसका तो इफेक्ट ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज़ दी इफेक्टिव एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाद दफ़ा फ़र्ज़ किया कि आपको आई नॉट की वैल्यू दे के जो है वो RMS की वैल्यू पूछ ली जाती है, या RMS की वैल्यू दे के आई नॉट की वैल्यू पूछी जाती है। तो ये बाद में हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे जी फेज़ डायग्राम की तरफ।